प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ फर्म का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है चार्टेड अकाउंटेंट्स की एक फर्म, दो साझेदार राम और मोहन है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इस फर्म का आय व्यय खाता निम्न प्रकार से है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट P&L की तरह ही होता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसमें आपके इधर ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड होता है, सैलरी टू एम्प्लॉइज अलाउड होता है, सैलरी टू द पार्टनर फॉर 12 मंथ्स दिया हुआ है, तो एक बार डिसअलाउड करना है, फिर धारा 40B में अलाउड करना है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24% है, 12 महीनों के लिए है, तो इसमें आपकी 12% अलाउड होता है, 12% अलाउड होता है और बाकी 12% डिसअलाउड हो जाएगा। डोनेशन टू द चैरिटेबल ट्रस्ट ये डिसअलाउड होता है और ये सरप्लस है। यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट होगा। यहाँ तक सीधा समझ में आता है, हमने बीपी हेड में ऐसे ही सीखा। रिसिप्ट फ्रॉम क्लाइंट है तो ये अलाउड है, इसमें कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये आपकी डिसअलाउड है। डिसअलाउड का मतलब यहाँ पे लेस करना होता है क्योंकि ये इनकम नॉट रिलेटेड टू दिस हेड के अंतर्गत आती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अन्य सूचनाएं देखें। अन्य सूचनाएं निम्न प्रकार से है। पहला, वित्तीय वर्ष में उपरोक्त के अतिरिक्त फर्म को एक भूमि बेचने से 5 लाख रुपए का कर योग्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ था, तो ये आपके LTCG आ गया, एक और हेड आ गया। सेकंड, साझेदारी संलेख में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज और वेतन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी तो इसका मतलब वो सारे डिसअलाउड है, फिर 40 भी लागू नहीं होता है। लेकिन आगे कहता है, किंतु 1 जून 2020 से साझेदारी संलेख में पुरानी तिथि से एक संशोधन किया गया, जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2020 से राम को 40,000 रुपये प्रति माह और मोहन को 60,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में तथा पूंजी पर 24% वार्षिक की दर से के रूप में देना निश्चय हुआ। दोनों सक्रिय साझेदार हैं। अब यहाँ पे हमने ये रूल पढ़ा था कि रेट्रोस्पेक्टिव रूल फॉलो नहीं होता है, यानी पहले की डेट से नहीं होगा। तो पहले की डेट से नहीं होगा तो 1 जून से आप इसको अलाउड मानोगे। तो 1 जून से कितने महीने होते हैं पहले ये चेक करो। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 10 महीने का अलाउड हो जाएगा, 10 मंथ। बस ये चीज इसमें आपके आती है। उससे पहले का हम यानी अप्रैल से इसको अलाउड नहीं मानेंगे। उसने कहा ना कि 1 जून को नियम बनाया कि अप्रैल से होगा, 2 महीने पहले से, वो अलाउड नहीं होगा। आपको कहाँ से लेना है? 1 जून से लेना है। बस इसमें मेन पार्ट इतना ही है, 10 महीने का लेना है और एज पर रूल लेना है। क्लियर? आगे बाकी सारा डिसअलाउड हो जाएगा, यानी 2 महीने का तो जितना भी था वो सारा का सारा डिसअलाउड होगा। बस इतना ही है ये क्वेश्चन। उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए फर्म के कुल कर योग्य आय तथा कर दायित्व की गणना कीजिए। ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। इसमें आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और टैक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट हेड लिखें, बीपी हेड। तो बीपी हेड से आपका प्रश्न स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है सरप्लस दिया हुआ है। तो लिखें सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वो है आपका 1,13,00,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,13,00,000। उसके बाद में हमने डिसअलाउड जो किया था वो जोड़ दिए जाएंगे, तो एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में सबसे पहले सैलरी टू पार्टनर, तो वो आपके दे रखी है 12,00,000। नंबर 2 जो दिया हुआ है वो है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही डिसअलाउड करने हैं, 3,60,000। और उसके बाद में डोनेशन दे रखा है, तो थर्ड आप लिखेंगे डोनेशन।
1,40,000। यहां तक का टोटल लगाएंगे तो आपके आता है 1,30,00,000 लेस डिसअलाउड इनकम, या जिसे हम कहते हैं इनकम नॉट रिलेटेड टू दिस हेड। तो उसमें आपके इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो आपके दे रखा है 50,000 का है, तो इसको घटा देंगे, ब्रैकेट में लिख दें, और लेस करेंगे अलाउड एक्सपेंसेस या अलाउड इंटरेस्ट। तो अलाउड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके राम और मोहन दो है, तो राम के लिए 2,40,000, ये पूरे साल का था लेकिन 10 महीने का ही लेना है, इसलिए 10/12। और दूसरा 24% दिया हुआ था, जबकि अलाउड 12% होता है, इसलिए 12/24। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो राम का आ जाएगा 1,00,000, और दूसरा है आपके मोहन का। तो मोहन में आपके टोटल दे रखा है 1,20,000, उसका भी 10 महीने का ही लेंगे और 12% लेंगे, तो वो आपके आएगा 50,000। ये तीनों आप घटा देंगे, घटाने के बाद जो आपके आएगा वो कहलाएगा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट तो वो अमाउंट आती है 1,28,00,000 रुपए। अब ये जो बुक प्रॉफिट आ गया, तो चूंकि करोड़ों में है तो इसलिए आराम से आप इसमें से अमाउंट रेमुनरेशन का घटा सकते हो। तो लिखिए लेस अलाउड रेमुनरेशन अंडर सेक्शन 40B। अब 40B में 60% और 90% का रूल फॉलो होता है, यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे अलाउड रेमुनरेशन अंडर सेक्शन 40B एज रूल, ठीक है। और एज रूल लिखने के बाद में, चूंकि इसको दिया कितना है आपने, टोटल 12 लाख दिया था, है ना। 12 में से 10 महीने का आपको अलाउड करना है, तो 10/12 कर दो, तो आपके 10 लाख रुपए होता है। अब चूंकि 10 लाख इसको आराम से दिया जा सकता है, क्योंकि 1 करोड़ का 60% में निकालते हैं तो 60 लाख होता है, तो इजीली इसको तो 10 लाख दे सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन नहीं करके हमने लिख दिया एज रूल, ठीक है ना, धारा 40B में। इसे घटा देंगे, कितना आता है 1 करोड़। इसे आप बाहर की तरफ लिख दो, यहाँ पे आपका बीपी हेड समाप्त हो गया, 1,18,00,000। बीपी हेड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। किस किस ने सही किया था, हाथों पे करें एक बार, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड हेड शुरू हो जाता है, वो आपके है इनकम फ्रॉम LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो LTCG सीधा दिया हुआ है, इसलिए कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। कितना दे रखा है बच्चों, 5 लाख, बाहर लिख देंगे सीधा। और उसके बाद में थर्ड आपके आएगा अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में आपके इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो आपके कितना दे रखा है 50,000 रुपए दे रखा है, तो 50,000 रुपए यहां लिख देंगे। अब यहां तक का टोटल, यानी तीनों इनकम आ गई है, तो तीनों की जो टोटल लगेगी वो आपके GTI कहलाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। तो GTI कितना आता है 1,23,50,000। अब GTI जब आ जाती है, उसमें से लेस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, डोनेशन।
तो डोनेशन आपका कितना दिया था इसमें? 1,40,000 का दिया था। तो 1,40,000 का 50% आपके अलाउड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 70,000। 50%। हमने 70,000, ये जो 50% है वो सीधा इसलिए निकाल लिया क्योंकि एक्चुअल रूल तो इसमें ये होता है 10% और 50%। तो एडजस्टेड जीटीआई निकालने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि करोड़ों में इनकम चल रही है। करोड़ों का 10% निकालते हो तो भी लाखों में आता है, और लाखों में जो संख्या आएगी वो और जो डोनेशन है दोनों में से जो भी कम हो उसका आधा लेना होता है। तो हम सीधा ही डोनेशन का आधा ले रहे हैं। समझ में आता है ये बात? क्योंकि यहाँ पे हम इस प्रश्न को ज्यादा लंबा नहीं करके सीधा सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो 50% सीधा क्यों आया है वो याद रखना है। यहाँ पे भी लिख दे एज रूल। इसका मतलब हमने एज पर रूल्स ही इसको ले लिया है, सीधी अमाउंट ले लिया है। कितना आता है बेटा? 1,22,80,000। ऐसा जब करोड़ों में इनकम हो ना तो सीधा कैलकुलेट कर देने में कोई ऐतराज नहीं है। ये आपका टैक्सेबल इनकम आ गया। ठीक है, अब अपने को टैक्स कैलकुलेशन करना है। तो नेक्स्ट आप ले लो टैक्स। टैक्स कैलकुलेशन। तो टैक्स कैलकुलेशन में सबसे पहले नंबर 1 कैजुअल इनकम नहीं है, एलटीसीजी है। तो एलटीसीजी पे लगा दो। एलटीसीजी कितना है? एलटीसीजी 5 लाख का है तो 5 लाख, इस पे कितना परसेंट होता है? 20%। तो 1 लाख रुपए टैक्स तो ये हो गया। नंबर 2, एलटीसीजी कैजुअल इनकम होने का बाकी जो बचा वो सारी अदर इनकम कहलाती है। तो अदर इनकम कितनी हुई? तो 1,22,00,000 में से 5 लाख पे टैक्स लगाया तो 17 लाख हो गया, है ना। 1,17,80,000 बचेगा। तो टैक्स ऑन अदर इनकम, तो टैक्स ऑन अदर इनकम में आपके अदर इनकम बची है 1,17,80,000। सही है ना। इस पे आपको 30% टैक्स लेना है क्योंकि फर्म है, फर्म पे 30% टैक्स आता है। कितना होता है? हाँ बेटा, 35,34,000। यहां तक का टोटल लगा लेंगे। कितना? 36,34,000 ऐड। अब चूंकि करोड़ों में इसकी इनकम थी तो 1 करोड़ से ऊपर हो गई तो अपने को क्या चीज लगाना पड़ेगा इसमें? सरचार्ज लेना पड़ेगा 12%। सरचार्ज एट द रेट 12%। कितना होता है? 36,34,000 का 12%, 4,36,080। अब जैसे ही आप सरचार्ज लगाते हो मार्जिनल रिलीफ आता है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि 1,22,00,000 है। हम लोगों ने ये सीखा है कि 1 करोड़ से 2-3 लाख के अंदर अंदर हो तब तो हम मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करते हैं। 22 लाख है तो मार्जिनल रिलीफ की कोई गणित नहीं बनती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। तो मार्जिनल रिलीफ कुछ नहीं है, टोटल लगाओ कितना हुआ? 40,70,080। अब उसके बाद में एड एजुकेशन सेस एट द रेट कितना परसेंट है? 4%। बताओ कितना होता है? 1,08,3। टोटल लगा ले यहां तक का कितना होता है? 42,32,883। राउंड ऑफ करेंगे तो कितना होता है बेटा? 42,32,880। ये राउंड ऑफ में आपके हो गया आंसर। ठीक है, टीडीएस इसमें होगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस कटता नहीं है। हो गया बच्चों प्रश्न सारा? इतना ही है टोटल क्वेश्चन।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अ, ब और स एक फर्म में साझेदार है, तो 3 साझेदार हो गए जो 2, 2 और 1 के अनुपात में वहन करते हैं लाभ हानि को। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म के संबंध में निम्न सूचनाएं उपलब्ध है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभ 1,20,00,000 रुपए का हुआ। तो हमारा जो प्रॉफिट, जहां से हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद में नंबर 2, पूंजी पर ब्याज 22% प्रति वर्ष की दर से दिया गया। वर्ष के प्रारंभ में अ, ब और स की पूंजी क्रमशः 50 लाख, 70 लाख और 80 लाख थी। ब्याज और लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में वसूल किया गया है। अब आप देखो, यहाँ पे ये नाम पक्ष का मतलब डीआर साइड में, डीआर साइड में इसको लिख दिया गया। तो अब हमारा नियम ये कहता है कि इसने तो 22% दिया है, हमारा रूल कितना है, 12% अलाउड, और शेष शेष कितना हो गया, 10% डिसअलाउड। तो 10% डिसअलाउड निकाल कर हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। क्लियर? तो 10% डिसअलाउड जोड़ना है, ये कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। हो गया। नंबर 3, अच्छा 10% कैसे निकालोगे? देखो बहुत सिंपल है, 50 लाख कैपिटल है। क्लियर? उसका कितना परसेंट लेना है अपने को, 10%, तो इंटू 10% हो जाएगा। और तो कुछ इसमें है ही नहीं। सही है गलत है? भाई जब कैपिटल दे रखी है तो सीधा परसेंटेज निकालना है, तो 10% सीधा निकालना है। 50 लाख का 10%, 70 लाख का 10% और 80 लाख का 10%, तीनों का 10% डिसअलाउड है, वो जोड़ देना है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, अ और ब प्रत्येक ने फर्म को 30 लाख रुपए का ऋण दिया, अंडरलाइन कर, लोन दिया है, जिस पर फर्म ने 20% की दर से ब्याज का भुगतान किया। ब्याज भी लाभ हानि खाते में नामित है। तो यहाँ पे 20%, हमने रूल पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे लोन पर ब्याज हो, दोनों एक ही तरीके से ट्रीट होता है। तो इस 20% में भी 12% अलाउड है। डिसअलाउड कितना है, 8% डिसअलाउड है, जो कैलकुलेट करके अपने को क्या करना है, जोड़ देना है। सेम तरीके से यहाँ 10% निकाला था, यहाँ पे कितना निकालेंगे, 8%। और किसका, 30 लाख का, प्रत्येक ने 30-30 लाख रुपए दिए, तो दोनों का 30 लाख पे निकल जाएगा। इसमें 10% जोड़ना, इसमें 8% जोड़ना। फोर्थ पॉइंट, ब को भुगतान किया गया वेतन 24 लाख रुपए, अ को भुगतान किया गया बोनस 12 लाख रुपए। और तो देखो, वेतन को अंडरलाइन कर लो, ये रेमुनरेशन में आता है ना। तो एक बार डिसअलाउड करना है, फिर 40 बी में लेना है। फिर बोनस है, ये भी उसी में आता है, तो एक बार डिसअलाउड करना है, फिर 40 बी में लेना है। सारे रेमुनरेशन है। अ और स को भुगतान किया गया कमीशन, तो कमीशन भी इसी में आता है, तो ये भी 40 बी में, ये भी 40 बी में। ये सारे अपने को एक बार डिसअलाउड करने हैं और फिर अलाउड कर देना है। पॉइंट नंबर 5 देखें, लाभ हानि खाते में लिखा गया हाथ धारा 32 के अंतर्गत स्वीकृत हाथ से 4 लाख रुपए अधिक है, तो डिसअलाउड कर दो, इसको प्लस करना है। छठा पॉइंट, अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक क्रमशः 5 लाख और 10 लाख रुपए से कम मूल्यांकित किया गया है। ये एडजस्टमेंट आपको पता है। अंतिम स्टॉक ये है क्लोजिंग, और प्रारंभिक स्टॉक यानी ओपनिंग ये है। क्लियर? तो इसको प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो अपने को एडजस्टमेंट करना है। आप लोगों को पता होगा क्या आता है। क्लोजिंग स्टॉक यदि आपके इसमें क्या लिखा है, कम किया गया है, अंडरलाइन करें, अंडर वैल्यूएशन है। क्लियर? अगर आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम करते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए बढ़ाना चाहिए। तो 5 लाख से तो प्लस कर दो और 10 लाख से माइनस कर दो। पॉइंट नंबर 7, फर्म के व्यापार हेतु बैंक से एक ऋण लिया गया जिस पर 4 लाख रुपए का ब्याज अदत्त है, आउटस्टैंडिंग है। इस ब्याज को फर्म के लाभ हानि खाते में नहीं डाला गया है क्योंकि इसका भुगतान गत वर्ष में नहीं हो सका। यह ब्याज 31 अगस्त 2020 को चुकाया। पॉइंट दोबारा से एक बार रीड करें।
तो इस पॉइंट में बच्चों देखो, सबसे पहले व्यापार के लिए ऋण लिया था, उसका ब्याज वो कहता है आउटस्टैंडिंग है। अदद का मतलब आउटस्टैंडिंग। तो ब्याज यदि आउटस्टैंडिंग है तो कोई इश्यू नहीं है, उसको आप क्या कर दो, अलाउड कर दो, माइनस का निशान लगा दो। माइनस इसलिए क्योंकि उसने कहा कि इसको पीएनएल में पहले लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है तो अब लिख दो उसको, यानी माइनस कर दो, बस इतना ही। नेक्स्ट, उपयुक्त प्रदर्शित शुद्ध लाभ में दीर्घकालीन पूंजी लाभ के 20 लाख तथा 32 लाख रुपए अंशों के विक्रय पर अल्पकालीन पूंजी लाभ जिस पर 7 लाख रुपए प्रतिभूति व्यवहार कर का भुगतान किया गया शामिल है। तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। बाद में ये एलटीसीजी में चला जाएगा और ये एसटीसीजी में चला जाएगा 112 ए में। उसके बाद में आपके आगे, फर्म एक पेटेंटी है जो भारत में विकसित एवं पंजीकृत है। पेटेंट को उपयोग के लिए दिया गया है और फर्म इससे 1 मार्च 2021 को रॉयल्टी के 5,80,000 रुपए सकल प्राप्त हुए जो लाभ हानि खाते में सम्मिलित नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपके एक तो ये पॉइंट धारा, ये जो है ना 32 लाख रुपए के अंश पे अल्पकालीन पूंजी लाभ एसटीसीजी, इसको 111A लिखना है, 112 नहीं है, 111A में। और अब आप देखो, पेटेंट से ये जो है ना इनकम रॉयल्टी की, इसको ओएस लिख दो, अदर सोर्सेज। और ये कहता है कि इसको पीएनएल में नहीं लिखा, नहीं लिखा तो अच्छा किया, अगर लिखते तो इसको वहां से लेस करते फिर यहां लिखते। तो चूंकि इसको लेस करना नहीं है तो सीधा अदर सोर्सेज में आप इस पे टैक्सेबल करेंगे रॉयल्टी को। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, फर्म को विविध घरेलू कंपनियों से लाभांश मिला जो 17,20,000 रुपए है और 10 सितंबर 2020 को प्राप्त हुआ। यह भी लाभ हानि खाते में सम्मिलित नहीं है। नहीं है तो सीधा ओएस लिख दो इस पे। अगर सम्मिलित होता तो वहां पे लेस करते फिर करते हैं, तो ये भी हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स इसमें आ गए हैं। आपसे इसमें कहा है कर निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय की गणना कीजिए और फर्म का कर दायित्व ज्ञात कीजिए, टैक्स लायबिलिटी। ये आपका इंग्लिश में वापस यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और टैक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप लिखो बीपी हेड। तो बीपी हेड में प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल कितना दे रखा है? हाँ बेटा, 1,30,00,000। तो वहां से, हाँ, 20 लाख। 1,20,00,000 से आप स्टार्ट करें। एड डिसअलाउड। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस, तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में सबसे पहले आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन दो है। तो लिखिए, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप लोगों को क्या करो, इनमें जैसे जो इनकी कैपिटल है ना, 50 लाख, 70 लाख और 80 लाख, तीनों को एक साथ जोड़ो, कितना होता है? 50 और 70, एक 20 और 80, 2 करोड़ होता है। कितना होता है? 2 करोड़। तो 2 करोड़ एक साथ ले लेते हैं हम तीनों का। अब इसमें हमें कितना डिसअलाउड करना है? 10%। तो सीधा 10% ले लो, कितना आता है? हाँ बेटा, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए अपने यहां लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन में आपके लोन कितने का था? 60 लाख का लेंगे, 30-30 लाख दोनों का है। तो 60 लाख इंटू कितना परसेंट? 8%। कितना होता है दोनों का मिलाकर? 4,80,000 हो गया दोनों डिसअलाउड। उसके बाद में आगे डिसअलाउड क्या लिखा है बच्चों? हाँ बेटा, सैलरी है, बोनस है ना, और कमीशन है। तो सैलरी कॉमा बोनस और कमीशन।
तो तीनों ही एक साथ जोड़ लो, कितना होता है? सैलरी आपके है 12 लाख और बोनस है, सैलरी 24 लाख है क्या? सैलरी है 24 लाख, बोनस है 12 लाख और कमीशन 5 और 2 7 लाख। तो तीनों रेमुनरेशन ही है हमारे लिए, तो जोड़ो कितना होता है? हाँ बेटा, 43, 43 लाख। तो ये आपका रेमुनरेशन हमने सारा एक बार डिसअलाउड कर दिया। और नंबर 4, डेप्रिसिएशन। डेप कितना है? 4 लाख रुपए जो डिसअलाउड किया था। टोटल यहां तक का, इसमें आप ऐड कर दो अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कितने से था? 5 लाख से। तो 5 लाख जोड़ना है। यहां तक का टोटल कितना आया? 1,91,80,000। इसमें 5 लाख और जोड़ दो, तो जोड़ने पर आता है 1,96,80,000। हो गया बच्चों? अब उसके बाद में लेस घटाना है, डिसअलाउड इनकम एंड अलाउड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक एडजस्टमेंट। तीनों हेडिंग एक साथ ही हमने लिख दी है। 3 चीजों का एडजस्टमेंट करना है। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10 लाख, ब्रैकेट में लिख दो। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 4 लाख। और थर्ड, कैपिटल गेन LTCG एंड STCG, जिसका नाम है 111A, ये दोनों मिला के कितने थे? एक तो था आपके 20 लाख और एक 32 लाख, तो 52 लाख हो गया। यहां तक का टोटल लगाएं, कितना होता है? घटाने हैं ये तीनों चीजें। 1,30,80,000। ये आपका बुक प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बच्चों? बुक प्रॉफिट। ठीक है। अब इसमें से जैसे ही बुक प्रॉफिट आता है तो लिखेंगे लेस अलाउड रेमुनरेशन अंडर सेक्शन 40B। तो 40B में इसको एक्चुअल में दिया कितना है हमने? तो एक्चुअल में इनको रेमुनरेशन हमने दिया है 43 लाख दिया है ना, है ना? टोटल 43 लाख था। तो यहां पे लिख दो एज रूल और यहां पे लिख दो 43 लाख। अब एज रूल लिखने का मतलब है कि अगर हम 1 करोड़ का 60% निकालते हैं, भाई पहले 3 लाख पे 90% और उसके बाद जितना भी बचा उस पे 60%, तो वो 43 लाख से तो ऊपर चला जाएगा। तो 43 लाख से ऊपर चला जाएगा तो जो कम है वो लेना है, तो 43 लाख सीधा ले लिया। अब एज रूल लिख दो या यहाँ पे एक शब्द लिख दिया करो WN। अगर अपने को परीक्षा में समय मिल जाए तब तो वर्किंग नोट में इस बात को सॉल्व करके दिखा देना, नहीं तो सीधा लिखो यहाँ पे, इतना ही करना है। अब उसके बाद में यहाँ पे घटाने पर कितना आता है?
हाँ बेटा, ये बीपी हेड की इनकम आएगी ना अब, 87,80,000। ये आपके बीपी हेड कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट लिखो नंबर 2, LTCG। वो आपके कैलकुलेटेड है, कितना है, 20 लाख। और नंबर 3 है STCG 111A, तो ये आपके है 32 लाख। और इसके बाद में अदर सोर्सेज हेड आ जाता है, तो उसका चौथा पॉइंट लिख दे अदर सोर्सेज में, रॉयल्टी और डिविडेंड। तो रॉयल्टी कितना है बच्चों, 5,80,000। ये अदर सोर्सेज है ना, OS। अच्छा, इस पे टैक्स की रेट जो है ना वो 10% है, ये याद रखना है कैलकुलेट करते समय। और पांचवा डिविडेंड, लाभांश कितना है, 17,20,000। तो ये 17,20,000 यहाँ लिखते हैं। बस यहाँ तक की टोटल लगाओ कितना आता है, ये आपका आएगा GTI ग्रॉस टोटल इनकम। कितना आता है बेटा, 1,62,80,000। अब डिडक्शन में इसमें कोई डिडक्शन नहीं है तो ये जो इसी में स्लैश करके आप लिख दो TI, टैक्सेबल इनकम भी यही हो जाएगी, क्योंकि कोई डिडक्शन नहीं है। अब आपके इसके बाद में आता है टैक्स, तो आप यहां पे ही एक लाइन कर दो और यहां पे लिख दो टैक्स। तो टैक्स कैलकुलेशन अब हम यहां आराम से ले सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपके रॉयल्टी पे ले लो, कितना है रॉयल्टी की इनकम, 5,80,000। इस पे 10% कितना होता है, 58,000। नंबर 2, LTCG, वो 20 लाख है आपके, उस पे 20% तो कितना होता है, 4 लाख। फिर नंबर 3, STCG, जिसका नाम है 111A, इसमें आपकी इनकम है 32 लाख और उस पे टैक्स की रेट है 15%। कितना होता है, हाँ बेटा, 4,80,000। और उसके बाद में नंबर 4, अदर इनकम, अदर या जिसको हम बोलते हैं बैलेंस। तो बैलेंस इनकम कैसे आएगी, 5, 80, 20 और 32, ये 1,62,80,000 में से घटा दो तो कितना बचता है, 1,05,00,000 बचता है। इस पे 30% कितना होता है, 31,50,000। अब टोटल लगा लो यहां तक का, 40,88,000 एड सरचार्ज। तो सरचार्ज एट द रेट 12% ऑफ 40,88,000 कितना होता है, हाँ बेटा, 4,90,560। अब उसके बाद में टोटल लगाओ, 45,78,560 एड सरचार्ज के बाद में एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। कैलकुलेट करो कितना होता है, 1,81,81,142 रुपए।
फिर जोड़ो कितना होता है यहाँ तक का। हाँ, 1 मिनट बेटा। कितना होता है? 47,61,702। उसके बाद में लिखो लेस टीडीएस। टीडीएस आपकी दो जगह पे है। एक तो आपके कहाँ पे है? रॉयल्टी पे। लिखो रॉयल्टी। 5,80,000 था ना? 5,80,000 इंटू 7.5%। और एक आपके है डिविडेंड पे। तो डिविडेंड कितना है? 17,20,000। इस पे भी 7.5%। कितना होता है दोनों का निकालो। पहले का 5,80,000 का 7.5%। कितना आता है? हाँ, 43,500। और दूसरे का 17,20,000 का 7.5%। कितना आता है? 1,29,000। दोनों की जोड़ बाहर लिखो और घटानी है। कितना होता है? 1,72,500। घटाओ कितना आता है? घटाने पर 45,00,000। आगे 89। 202। और राउंड ऑफ करो तो 45,89,200 आंसर दिया हुआ है। चेक करो। और इतना ही क्वेश्चन है। टेक्स्ट मैंने थोड़ा सा फास्ट ले लिया है ताकि ये आपको आता है, आप इसमें ज्यादा नहीं। 1,00,000 टोटल सही लिखी हुई है, खाली यहाँ पे 183 करना है। ये एडिट कर लो। हो गया बच्चों?